डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था वो अब स्टार्ट करते हैं जब फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी नहीं होती है। सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव यानी कोई भी ऐसे डाइजेस्टिव एक्टिविटी लार्ज इंटेस्टाइन में कोई नहीं होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन जो है ना वो दो फंक्शन है। एक है कि सम वाटर मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करेगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ सम वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होगा लार्ज इंटेस्टाइन में। और म्यूकस का सिक्रीशन होगा जो कि वेस्ट पार्टिकल जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल हैं, क्योंकि डोडेनम में सारा का सारा डाइजेशन हो गया। अब वो उसके बाद आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, वो आता है इलियम में और जेजुनम में। तो इलियम में क्या हुआ, इलियम और जेजुनम में एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है या अनडाइजेस्टेड फूड है वो म्यूकस जो यहाँ पर से सिक्रेट होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन जो म्यूकस का सिक्रेशन करता है ये इन वेस्ट पार्टिकल को एडेयर करेगा और इजी पास होने के लिए लुब्रिकेट करेगा कि इजीली पास आउट हो जाए। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सिर्फ दो फंक्शंस हैं कि म्यूकस का सिक्रेशन करेगा और वाटर का, मिनरल्स का और सर्टेन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। ठीक है। और ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं कि ये ईजिली रिमूव हो जाए, तो ये जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल है और अनएब्जॉर्ब जो सब्सटेंसेस हैं इनको हम फीसेस कहते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम में एंटर कर जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन का जो तीन पार्ट होते हैं ना, फर्स्ट पार्ट होता है सीकम, सेकेंड पार्ट होता है कोलॉन और थर्ड पार्ट होता है रेक्टम। तो सीकम में इलियम आएगा, इलियम से सीकम में आएगा। ये चीज़ जो है जैसे फीसेस जो बनता है वो इलियम में बन जाता है। जो इलियम में तो सारा एब्जॉर्प्शन हो गया। अब जो अनएब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है, ये जो अनडाइजेस्टेड है वो फीसेस हो गया। अब ये फीसेस इलियम से होता हुआ सीकम के अंदर आता है। इलियम कौन सा पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का, सीकम में आएगा। सीकम कौन सा पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन का, थ्रू द इलियोसिकल वाल्व। इलियोसिकल वाल्व यानी ये इलियम वाला पार्ट है और ये सीकम वाला पार्ट है। तो इस वजह से इन दोनों के जो बीच की वाल्व है इसको हम कहते हैं इलियोसिकल वाल्व, जो कि जो फीकल मैटर है इसका बैक फ्लो में को रोकने के लिए, बैक फ्लो के पीछे ना जाए, बैक फ्लो को रोकने के लिए ये वाल्व्स होती हैं। आपने बहुत सारी जगह सुना होगा वाल्व जैसे हर्ट में होती हैं। ठीक है। तो उसमें जो ब्लड है, ब्लड पीछे बैक फ्लो ना हो पाए तो उसको रोकने के लिए वाल्व्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पे फीकल मैटर को रोकने के लिए इलोक्सिकल वाल्व प्रेजेंट होती हैं। और ये जो फीसेस है ये फीसेस सीकम में जाएगा और सीकम से कोलॉन में जाएगा, कोलॉन से रेक्टम में आ जाएगा और रेक्टम में टेम्पोररी स्टोर होता है। रेक्टम में डेफिकेशन होने तक, टिल डेफिकेशन यानी डेफिकेशन होने तक वहाँ पे स्टोर रहेगा। डेफिकेशन हो जाएगा तो बाहर ही निकल जाएगा हर चीज़। ठीक है। और ये जो रेक्टम में जो फीसेस स्टोर्ड होते हैं ये रेक्टम में ही ये फीसेस कोहेरेंट फेसेस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, सॉलिडिफाइड बन जाते हैं। जैसे ही सॉलिडिफाइड फेसेस बनेगा तो वैसे ही न्यूरल रिफ्लेक्स इनिशिएट होगा। और ये न्यूरल रिफ्लेक्स क्या करेगा कि जो इसको रिमूवल है, इसको रिमूवल करने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए वो सिग्नल्स जो है ना सेंड करते रहेंगे, क्योंकि ये जो न्यूरल रिफ्लेक्स है सीएनएस में जाएगा। यहाँ पर से इफेंट से होता हुआ सीएनएस में जाएगा, सीएनएस से एफेंट आएगा। तो एफेंट वाला क्या करेगा, इसको रिमूव करने में हेल्प करेगा, रिमूव कर देगा, ऐसे कंडीशंस कर लेगा कि वो रिमूव हो जाए। तो ये कब होगा, जब फेसेस सॉलिडिफाइड बन जाएगा तब ये जो है रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। देन इजेशन ऑफ फेसेस, इजेशन का मतलब होता है निकालना। तो फेसेस का जो निकलता है तो इसको हम, इस प्रोसेस को डेफिकेशन कहते हैं। ये वॉलेंट्री प्रोसेस होता है और ये मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के से जो है ना इसके थ्रू होता है। तो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ध्यान रखना है कि डेफिकेशन में जो इजेशन ऑफ फेसेस होता है वो किसके थ्रू होता है, बाय द मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अच्छा, एक इससे मिलता जुलता एक वर्ड और तुम बताया था, पेरिस्टालसिस। वो कहाँ पर होता है, जब बोलस ईसोफेगस के थ्रू पास डाउन हो रहा होता है। तो वो कौन सा, मस्कुलर सक्सेसिव वेव मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से, तो उसको हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और पेरिस्टालसिस अलग अलग चीज़ है। जो डेफिकेशन का प्रोसेस है वो मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू होता है। अब आते हैं जीआई ट्रैक की एक्टिविटीज़, कि जो इनको एक्टिविटीज़ हैं इनकी क्या क्या एक्टिविटीज़ है, कैसे कैसे ये काम करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट आता है कि साइट स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। साइट इन जब हम खाने को देखते हैं या खाने को सूंघते हैं, ठीक है, या तो जब हमारे ओरल कैविटी में जब फूड आ जाता है तो उससे सलाइवा का सिक्रेशन स्टिमुलेट होता है, सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो ये होता है सैलिवरी सिक्रेशन। तो किसके थ्रू होगा? साइट स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड इन द ओरल कैविटी, दिस कैन स्टिमुलेट द सिक्रेशन ऑफ सलाइवा। ठीक है, जो सैलिवरी सिक्रेशंस हैं, गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हैं, इंटेस्टाइनल सिक्रेशंस हैं। जैसे सैलिवरी सिक्रेशंस में सलाइवा सिक्रेट होगा, म्यूकस सिक्रेट होगा, बहुत सारी चीज़ें सिक्रेट होंगी। यहाँ पे क्या है? वहाँ पे सैलिवरी एमाइलेज भी सिक्रेट होता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशंस है तो इसमें ट्रिप्सिनोजन हो गया, एचसीएल हो गया, इंट्रिंसिक फैक्टर हो गया, म्यूकस हो गया। तो ये सारे जो सिक्रेशन बनाता है वो गैस्ट्रिक सिक्रेशंस हो गए। इंटेस्टाइनल सिक्रेशन जो भी एंजाइम्स होते हैं, इंटेस्टाइन के एंजाइम्स कैसे होते हैं? एक्टिव फॉर्म में होते हैं। तो ये जो सिक्रेशंस होते हैं किससे स्टिमुलेट होते हैं? बाय द न्यूरल सिग्नल। यहाँ पे न्यूरल मैकेनिज्म होती है, यानी न्यूरॉन्स के थ्रू एक वर्कआउट होते हैं। ये जितना भी होगा सारा का सारा न्यूरॉन्स के थ्रू होगा, हॉर्मोन्स के थ्रू नहीं होगा। देन जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ है, डाइजेस्टिव जो एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ हैं, जैसे मस्कुलर एक्टिविटीज़, फर्स्ट मस्कुलर एक्टिविटीज़ कौन सी थी? मसल कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने क्या बोला? पेरिस्टालसिस बोला। फिर उसके बाद आता है कर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, यानी जो कर्निंग मूवमेंट है, सॉरी, कर्निंग मूवमेंट ऑफ स्टमक वॉल, उससे जो है ना फूड मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस से और काइम का फॉर्मेशन करता है। तो ये जो मस्कुलर एक्टिविटीज़ होती है, ये सारी एक्टिविटीज़ न्यूरल, ये भी इस न्यूरल सिग्नल से ही स्टिमुलेट होती हैं। यानी यहाँ पर भी न्यूरॉन्स का यहाँ पर काम रहता है। और जो हार्मोनल कंट्रोल होता है, जो डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन में हेल्प करता है, जो डाइजेस्टिव जूस का जो सिक्रेशन होता है उसमें जो हार्मोनल कंट्रोल होता है कि हार्मोन्स इसमें क्या वर्कआउट करते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन होते हैं? वो लोकल हार्मोन होते हैं जो कि गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से प्रोड्यूस्ड होते हैं। यहाँ पे वो वाले हार्मोन नहीं है कि आपने पिट्यूटरी ग्लैंड वाले जो हार्मोन है वो अलग है, ठीक है, फिर वो एंटीरियर पिट्यूटरी, फिर पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो वो सारे पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं है, ये किसी ग्लैंड से, एक्सोक्राइन ग्लैंड नहीं है यहाँ पर, या कोई एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। यहाँ पर गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से ही लोकल हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जो कि इनका डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन करने में हेल्प करेगा, डाइजेस्टिव जूस को सिक्रेट करेगा। ठीक है, तो इसमें देखो डाइजेस्टिव जूस के अगर बारे में बोला जाए, डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या चीज़ें आता है? सलाइवा आता है, गैस्ट्रिक जूस आता है, पैनक्रेटिक जूस आता है, इंटेस्टाइनल जूस आता है और बाइल भी आता है। ठीक है, तो ये पांच चीज़ों से डाइजेस्टिव जूस का पांच चीज़ों से डाइजेस्टिव जूस बनता है। अगर पूछा जाए डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या चीज़ें होते हैं, तो ये सारी चीज़ें होते हैं। ठीक है, देन अब आते हैं एब्जॉर्ब ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अब जो हमने खाया है उसका हमने सारा फंक्शन देख लिया कि इसका फंक्शन क्या क्या थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अब ये जो हमने खाया है अभी इसका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन तो कहाँ पर होगा? एब्जॉर्प्शन तो स्मॉल इंटेस्टाइन के जीजीनम और इलियम में होगा। लेकिन अब उसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें एब्जॉर्ब होती है, कैसे कैसे एब्जॉर्ब होती है, वो सारी चीज़ें अब हम देखते हैं। फर्स्ट, एब्जॉर्प्शन के बारे में अगर डेफिनेशन पूछे तो व्हाट इज़ एब्जॉर्प्शन? ये एक प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होते हैं ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू ब्लड में, लिम्फ में आ जाता है। जब जो एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन है जब ये ब्लड में आ जाएगा तब हम इसको फाइनली बोलेंगे कि ये एब्जॉर्ब हो गया, और ये एब्जॉर्प्शन का फेनोमेना है। ठीक है, अच्छा, एब्जॉर्प्शन में कितने तरीके से एब्जॉर्प्शन होते हैं? इट इज़ कैरिड आउट बाय पैसिव मैकेनिज्म, पैसिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, या मैकेनिज्म बोल लो, दोनों की बात है। अगर और लिखा होगा तो चाहिए। ठीक है, एक्टिव मैकेनिज्म बोलो या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलो, दोनों में दोनों सही हैं। और ये थर्ड होता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो स्मॉल अमाउंट में जो ग्लूकोज है, एमिनो एसिड्स है, सम इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन है, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू जो है ना एब्जॉर्ब होते हैं। जैसे स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, क्लोराइड आयन, ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू ही एब्जॉर्प्शन होता है इनका। सिंपल डिफ्यूजन का क्या मतलब है? हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जो भी प्रोडक्ट है वो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर अगर ये सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है तो जहाँ पर ग्लूकोज एमिनो एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा होगी वहाँ से जहाँ पर जहाँ पर इनकी क्वांटिटी कम होगी वहाँ पे ये डिफ्यूज़ करेगा। तो जाहिर है कि यार अब हमारे बॉडी में जिस अपने आप तो बनेगा नहीं ग्लूकोज एमिनो एसिड, ये तो फूड से ही आएगा। तो फूड से हमने खाया तो फूड में ग्लूकोज आ गया, एमिनो एसिड आ गया, क्लोराइड आयन आ गए, जो कि हमारी बॉडी में तो इतना नहीं है भाई, बॉडी में अपने आप तो बनेगा नहीं।
वो बाहरी से लेगा तो बाहर जैसे ही कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो इसने ईजिली एब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में जो होता है, स्मॉल अमाउंट में डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे इलेक्ट्रोलाइट है क्लोराइड आयन, ये है ध्यान रखने वाली चीज़, इसको ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे क्लोराइड आयन है ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं। देन आता है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स जो होते हैं वो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होते हैं विद द हेल्प ऑफ द कैरियर प्रोटीन्स। ठीक है, कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि अब इसमें क्या होता है कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं। देखो कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट है वो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है, और कुछ मतलब जैसे ज़्यादा नहीं कहेंगे, जो मिनिमम मीडियम क्वांटिटी की जो हमारा ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स हैं ये विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, यानी छोटे अमाउंट में तो यहाँ पे हो गए, अब जो जो बाकी के बचे वो कैरियर प्रोटीन की हेल्प से एब्जॉर्ब होते हैं। ठीक है, जितने भी ये हमारे पास सब्सटेंसेस होते हैं ग्लूकोज एमिनो एसिड, अब यहाँ पे क्लोराइड आयन नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज और एमिनो एसिड का एग्जांपल दिया गया है। तो ये कैरियर प्रोटीन एक ऐसा प्रोटीन होता है जहाँ पर से जो सब्सटेंसेस का मूवमेंट में हेल्प करा सब्सटेंस को मूवमेंट कराने में हेल्प करता है। ठीक है, जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं तो उनको हेल्प करेगा कि वो इजीली एब्जॉर्ब करा दे। देन अब आता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, जैसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेरियस न्यूट्रिएंट्स बहुत सारे, जैसे ज़्यादातर जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, तो ये सारा का सारा जितना भी न्यूट्रिएंट्स है ना हमारे, और जो इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन, ये इस मैकेनिज्म के थ्रू एब्जॉर्ब होते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, लो कंसनट्रेशन टू हाई कंसनट्रेशन जो है ना ये जाता है, सब्सटेंसेस जाते हैं, जहाँ पे इनकी लो कंसंट्रेशन होगी वहाँ से जाएगा और हाई कंसंट्रेशन में जाएगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एनर्जी के थ्रू। अब ये किसका एग्जांपल है, ये एग्जांपल है जैसे हमारे टिश्यूज़ में आ गया। अब टिश्यूज़ में आ गया तो अब टिश्यूज़ में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। अब टिश्यूज़ में तो जाहिर सी बात है, टिश्यूज़ में तो पहले से ही वहाँ पे ग्लूकोज होगा, नहीं तो हमारी सेल साइकिल कैसे चलेगी भाई, सेल साइकिल ही नहीं चल पाएगी। तो जब सेल जैसे सेल में जब आ जाता है तब की बात हम करें कि जब लास्ट प्रोडक्ट होता है, जब सेल्स के पास जाता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, तो जब सेल्स के पास जाता है तो सेल्स में पहले से प्रेजेंट है और वो हाईली अमाउंट में, क्योंकि तभी तो हमारी बॉडी वर्क कर रही है, ऐसे थोड़ा नहीं हो जाएगी। तो वहाँ पे सेल्स में ज़्यादा है और जो यहाँ से हम लोग जो फूड ले रहे हैं यहाँ पे कम है। तो यहाँ पर जो सेल के एट द लेवल ऑफ सेल के लेवल पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ये सारे के सारे एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि जैसे सोडियम आयन है इलेक्ट्रोलाइट, वहाँ पे क्या था, क्लोराइड आयन था यहाँ पर। तो क्लोराइड आयन का जो एब्जॉर्प्शन है वो सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू होगा, और जो सोडियम आयन का डिफ्यूजन होगा, जो सोडियम आयन का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होगा। और वेरियस न्यूट्रिएंट्स, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे स्मॉल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और एमिनो एसिड्स यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे थे। यहाँ पे मीडियम क्वांटिटी, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ ग्लूकोज और एमिनो एसिड सिर्फ बोल दिया गया। अब एनसीईआरटी ने जो लिख दिया भाई वो चीज़ तो हमें माननी पड़ेगा। अगर सिंपल अगर हमें ग्लूकोज एमिनो एसिड पूछा जाए तो वो विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन की जाएगा, लेकिन अगर वेरियस न्यूट्रिएंट्स की बात की जाए तो वो आप इसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज एमिनो एसिड। जो अब यहाँ पे एग्जांपल दिया है ना वेरियस न्यूट्रिएंट में, तो वेरियस न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट जैसे सोडियम आयन ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होगा। देन वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट क्या क्या मतलब होता है, ऑस्मोसिस का नाम सुना है कि जहाँ पर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जाएगा विद द हेल्प ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पर ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है। ये सिर्फ आपको लाइन याद रखनी है, अगर हम समझाने में आए तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। जो न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन जो होते हैं, जैसे हमारे पास न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन है ये, लेकिन ये नहीं है, मतलब हम बता जब ब्लड में जब जाएगा ये तो एट द लेवल ऑफ सेल पे ये चीज़ होगा, लेकिन जो न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन होगा, जो ब्लड में जो एब्जॉर्प्शन होगा न्यूट्रिएंट्स का, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा, क्योंकि हमने जब फूड लेने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेगा ब्लड में, तो वो उसके लिए प्रिंसिपल ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इलियम और जेजुनम जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए, और ये प्रिंसिपल ऑर्गन है, प्रिंसिपल ये नहीं सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। बातें हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट। फैट का एब्जॉर्प्शन जो होता है ना वो सिंपल नहीं होता,
जिस तरीके से हमने देखा इलियम और जेजुनम में, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन पूरा हो गया, डाइजेशन हो गया डुओडेनम में, और इलियम और जेजुनम में एब्जॉर्प्शन हो रहा है। लेकिन वहाँ पर सब चीज़ का तो एब्जॉर्प्शन होता है, लेकिन फैट का एब्जॉर्प्शन नहीं होता। ठीक है, फैट का एब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि फैट किस लास्ट प्रोडक्ट कौन क्या बना रहा है? फैटी एसिड या ग्लाइसरॉल बना रहा है। तो फैटी एसिड ग्लाइसरॉल क्या क्या है? इनसॉल्युबल होते हैं। किसमें? ब्लड में। ये ब्लड में डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते, ये इनसॉल्युबल होते हैं, तो इस वजह से इनका जो है ना एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। तो इसको किस तरीके से एब्जॉर्प्शन होता है इसका? ये पहले इनकॉर्पोरेट होगा इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, जिसे मिसल्स कहेंगे। पहले ये एक मिसल्स बनाएगा, और मिसल्स बनाने के बाद वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में मूव कर जाएगा। तो मिसल्स कहाँ बना? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पहले। कहाँ पर? जेजुनम में, इलियम में, है ना, तो वहाँ पर रहेगा। और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से पहले ये मिसल्स बनाएगा, और इंटेस्टाइनल म्यूकोसा बनाने के बाद, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाने से पहले और फिर उसके बाद क्या होगा कि जब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब जाएगा तो वहाँ पर फिर से चेंज कर देगा, और क्या बन जाएगा? प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स बन जाएंगे। यानी फैट ग्लोब्यूल्स रहेंगे, उसके ऊपर प्रोटीन का कोटिंग हो जाएगी। तो प्रोटीन की जो कोटिंग हो जाती है, और जो फैट ग्लोब्यूल्स की जो प्रोटीन कोटिंग होती है, इस मॉलिक्यूल को हमने काइलोमाइक्रोन बोला। ये कहाँ बना? इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जब एंटर करेगा ना, जब मिसल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एंटर किया, तो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन हो गया। और काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में हुआ, तो ये लिम्फ वेसल्स में डायरेक्टली मूव हो जाएगा, अपने आप वो सारा प्रोसेस हो जाएगा जैसे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आ गया। लेकिन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में कौन सी चीज़ आ रही है? बन के कौन सी चीज़ आ रही है? मिसल्स आ रही है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि मिसल्स रहेगा, मिसल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाएगा, फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में काइलोमाइक्रोन का फॉर्मेशन होगा, फिर काइलोमाइक्रोन जो होगा वो डायरेक्टली लिम्फ वेसल्स में, लैक्टियल्स में मूव आउट हो जाएगा। और लिम्फ वेसल्स में जैसे ही आएगा तो वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में फैट का एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। ठीक है, फैट जो है ना वो डायरेक्टली अब जो है ना, क्योंकि काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में ही जा रहा है ना ये, यहाँ पे जो ब्लड स्ट्रीम में आया, तो ब्लड स्ट्रीम में फैट कैसा आया? ब्लड स्ट्रीम में फैट कैसा आया? ब्लड स्ट्रीम में फैट आया है काइलोमाइक्रोन बन के। काइलोमाइक्रोन इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में आया, फिर ये डायरेक्टली लिम्फ वेसल्स में एब्जॉर्ब हो गया, और लिम्फ वेसल्स में जैसे ही आया वैसे ही ब्लड स्ट्रीम में पहुंच गया। तो काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये 3 स्टेप्स होते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। ये हो गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि डिफरेंट पार्ट जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डिफरेंट पार्ट है एब्जॉर्प्शन के, वो किस तरीके से करते हैं। जैसे माउथ है, माउथ किस तरीके से एब्जॉर्प्शन करता है। माउथ में वो ड्रग्स जो कि म्यूकोसा, माउथ की म्यूकोसा में कांटेक्ट करे और टंग के लोअर साइड में कांटेक्ट करे, टंग के लोअर साइड में, और जो माउथ की म्यूकोसा में कांटेक्ट करे, वो ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं ब्लड कैपिलरीज में। ब्लड कैपिलरीज के अंदर कौन, मतलब ये एब्जॉर्ब कैसे होगा? वो ड्रग्स जो कि माउथ के म्यूकोसा में कांटेक्ट करे या टंग के लोअर साइड में करे, ऐसी ड्रग्स एब्जॉर्ब होती हैं विद द हेल्प ऑफ माउथ। माउथ में इन ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है, स्टमक में देख लीजिए, स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, सिंपल शुगर का एब्जॉर्प्शन होगा, अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन होगा, मेडिसिन का भी एब्जॉर्प्शन होगा। ये आपके समरी में लिखा हुआ है। अगर आप देखोगे टेबल में, तो एनसीईआरटी में जो टेबल बनी हुई है ना, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ लिखी हुई है। लेकिन अगर समरी में देखोगे तो वहाँ पे मेडिसिन का भी जिक्र किया गया है। तो मेडिसिन का भी एब्जॉर्प्शन जो है ना स्टमक के थ्रू होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन इज कैरिड कंप्लीटेड हियर, यानी सॉरी डाइजेशन इज कंप्लीटेड हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। डाइजेशन कहाँ पर कंप्लीट होगा? डुओडेनम में कंप्लीट हो जाएगा। डुओडेनम में इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, वेरी क्लोज टू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, जहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस का एक्शन होता है, तो वहाँ पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। और जो फाइनल प्रोडक्ट है डाइजेशन का, वहाँ एब्जॉर्ब भी हो जाएगा थ्रू द म्यूकोसा इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड द लिम्फ। और कहाँ पर एब्जॉर्ब होगा? कौन एब्जॉर्ब करेगा? इलियम एंड जेजुनम। और डाइजेशन कंप्लीट कहाँ होगा? डुओडेनम में। ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, सब मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक है। अब ये जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस हैं, ये एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस फाइनली टिश्यूज़ में जाएंगे, और टिश्यूज़ में जाकर जो भी हमने जो खाया है, जो हमने न्यूट्रिएंट्स हमें जो मिले हैं, अब उस समय एक्टिविटीज़
को हम कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो जो हमारा एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस है जब ये टिश्यू में जाएगा और टिश्यू में एक्टिविटीज़ के लिए यूटिलाइज होगा, तो ये जो यूटिलाइजेशन होता है, दैट यूटिलाइजेशन प्रोसेस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। यानी अब ये जो हमने एब्जॉर्ब किया है, अब ये जो यूटिलाइज करेंगे, तो ये जो यूटिलाइजेशन वाला प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। ठीक है। देन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये डाइटरी डिफिशियंसी होती है प्रोटीन की, एंड टोटल फूड कैलोरीज आर वाइड स्प्रेड इन मैनी कंट्रीज। यानी ये बोल रहे हैं जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है, ये एक डिफिशियंसी डिजीज़ है, डाइटरी डिफिशियंसी है। ये डाइटरी डिजीज़ होती है कि इसमें डाइट में कुछ ना कुछ जो है ना कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाता है। तो इसमें किस चीज़ की डिफिशियंसी होती है? प्रोटीन्स की। अगर ऐसा कोई अगर दिख रहा है, कोई बंदा है, ठीक है, अब वो उसकी जो डाइट है उसमें प्रोटीन नहीं है या उसमें कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है जिससे वो कैलोरीज ले सके, तो उसमें प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हो जाएगा। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन इन्फेंट्स में इफेक्ट करता है। अगर इन्फेंट अगर इफेक्ट होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से, तो वो मैरस्मस कहलाएगा। और अगर चिल्ड्रेन प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से इफेक्ट होगा तो उसको हम क्वाशिकर कहेंगे। ठीक है। इन्फेंट्स में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ तो मैरस्मस, और चिल्ड्रन में अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हुआ तो क्वाशिकोर, और अगर अडल्ट में हुआ तो क्या कहेंगे? अडल्ट में यही कहा जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है। लेकिन ये इसका ध्यान रखना है कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में प्रोटीन की डिफिशियंसी भी होती है और टोटल फूड कैलोरीज की भी डिफिशियंसी होती है। ठीक है। इन्फेंट्स में होगा तो मैरस्मस और चिल्ड्रन में होगा तो क्वाशिकर। मैरस्मस में देख लेते हैं क्या क्या चीज़ होती है। मैरस्मस में प्रोटीन और कैलोरी दोनों की डिफिशियंसी होती है एक साथ, यानी प्रोटीन की भी डिफिशियंसी हो जाएगी, कैलोरी की भी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो मैरस्मस में आ जाएगा, मैरस्मस की उसमें आ जाएगा, कैटेगरी में चला जाएगा कि इसको मैरस्मस हो गया। तो ये किस में होता है? इन्फेंट में होता है। और कौन से इन्फेंट में होता है? लेस देन 1 ईयर इन एज, यानी जिसकी एज 1 साल से कम है, तो उन इन्फेंट्स में होता है। और कब होता है? अगर मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाए अर्ली, यानी वो जल्दी अगर मदर मिल्क रिप्लेस हो गया कोई अदर फूड से, मान लीजिए 6 महीने से कम या 3-4 महीने किया, 3-4 महीने बाद ही मदर का जो मिल्क है वो रिप्लेस कर दिया गया, या मदर मिल्क नहीं, मतलब वो रिप्लेस हो गया, तो दूसरे फूड से अगर हो गया तो उस इन्फेंट के अंदर प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी हो जाएगी और वो मैरस्मस बन जाएगा, मैरस्मस की कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉज्ड बाई इफ़ मदर हैज़ सेकेंड प्रेगनेंसी। अब ये जो इन्फेंट में मैरस्मस होता है, इसकी दूसरा रीज़न है कि सेकेंड प्रेगनेंसी है। अगर मदर की सेकेंड प्रेगनेंसी है तो वो जो लैक्टेटिंग बेबी है उसको लैक्टेट नहीं करा पाएगी, उसको फीड नहीं करा पाएगी, उसको अपना मदर मिल्क नहीं पहुंच पाएगा उस इन्फेंट को, तो उससे भी प्रोटीन और कैलोरी की डिफिशियंसी हो जाती है बच्चों में, इन्फेंट्स में, जिससे कि मैरस्मस प्रोड्यूस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना कि मदर मिल्क जैसे ही रिप्लेस होगा तो उस इन्फेंट को प्रोटीन की भी डिफिशियंसी होगी और कैलोरी की भी डिफिशियंसी होगी, दोनों ही चीज़ को वो इफेक्ट करेगा। ठीक है। देन अब कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो मैरस्मस में हमें दिखते हैं? एक्सट्रीम इमेसिएशन ऑफ बॉडी, थिनिंग ऑफ लिम्स कॉजेज ड्राई थिन रिंकल्ड स्किन। एक्सट्रीम इमेसिएशन का मतलब क्या है? बहुत ही ज़्यादा दुबला, जो बहुत ज़्यादा दुबला इन्फेंट है और उसके जो हाथ पैर है वो एकदम थिन हो गए। ठीक है। और ड्राई थिन और रिंकल्ड स्किन हो गई है। स्किन कैसे हो गई है? ड्राई हो गई है, थिन हो गई है, रिंकल्ड पड़ गए हैं स्किन में। तो ये सिम्टम्स जो है ना मैरस्मस में अपेयर होंगे। फिर ग्रोथ रेट, बॉडी वेट जो है ना वो डिक्लाइन कर जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी, उसका बॉडी वेट कम होता रहेगा दिन पर दिन। और उसका जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, मेंटल जो डेवलपमेंट है, ये सारी की सारा इम्पेयर्ड हो जाएगा, वो आगे बढ़ नहीं पाएगा। ठीक है। बढ़ नहीं पाएगा वो, ना ब्रेन की ग्रोथ हो पाएगी, ना डेवलपमेंट हो पाएगा, ना मेंटल ग्रोथ हो पाएगी, ना मेंटल डेवलपमेंट हो पाएगा। तो वो मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वीक हो सकता है। मैरस्मस में यही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है कि ये मैरस्मस में मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से वो वीक होता है। अगर
अगर बच्चों को, इन्फेंट को अगर मदर मिल्क अर्ली रिप्लेस कर दिया जाए तब उसमें मैरस्मस की कंडीशन डेवलप होती है। अब आते हैं क्वाशिकोर। इट इज़ प्रोड्यूस बाई ओनली डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। क्वाशिकोर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की डिफिशियंसी से ही प्रोड्यूस्ड होता है। यहाँ पे कैलोरी मिले ना मिले लेकिन प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है। अब प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कैलोरी बढ़ रही होगी। कैलोरी वाले जो फूड है वो ज़्यादा बढ़ रहा होगा, कार्बोहाइड्रेट लिए जा रहे हो, प्रोटीन ले नहीं रहा कोई। जो बच्चा जो है ना कुछ चिल्ड्रंस में होता है, पहली बात तो ये। तो चिल्ड्रंस, ऐसे चिल्ड्रंस जो प्रोटीन को तो जो कार्बोहाइड्रेट तो ले रहे हैं लेकिन प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं, तो प्रोटीन डाइट नहीं ले रहे हैं तो उनके अंदर क्वाशिकर प्रोड्यूस हो जाता है। अच्छा, ये किस में होता है? चाइल्ड जिनकी एज 1 ईयर से ज़्यादा है, तो ऐसे चिल्ड्रंस में ये डिजीज़ अपीयर होती है अगर मदर मिल्क इज़ रिप्लेस बाई हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट। अब जाहिर सी बात है 1 साल से ज़्यादा होता है तो उसको भी मदर फीड कराती है ना, मदर मतलब जो है ना मदर मिल्क उसको भी दिया जाता है, ये बच्चों के ऊपर है। तो अगर मदर मिल्क को रिप्लेस कर दिया जाए हाई कैलोरी लो प्रोटीन डाइट, यानी कि वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा दिए जा रहे हो और प्रोटीन डाइट बहुत कम है, तो ऐसे ही चिल्ड्रंस में क्वाशिकर प्रोड्यूस्ड हो जाता है अगर मदर मिल्क रिप्लेस हो जाए हाई कैलोरी फूड और लो प्रोटीन डाइट से। अब देखो ना यहाँ पे जाहिर सी बात दिख रहा है हाई कैलोरी होगी, अगर हाई कैलोरी है ठीक है तो प्रोटीन कम होगा, तभी तो ये डिजीज अपीयर हो रही है। देन अब आते हैं सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं क्वाशिकर में। सम फैट स्टिल लेफ्ट अंडर द स्किन एंड एक्सटेंसिव एडेमा एंड स्वेलिंग ऑफ द बॉडी पार्ट आर सीन। यानी क्वाशिकर में क्या होता है, कुछ फैट्स होते हैं ना वो अंडर द स्किन वहाँ पे रह जाते हैं, अंडर द स्किन सब फैट रहेगा और एक्सटेंसिव एडेमा रहेगा। एक्सटेंसिव एडेमा का मतलब है फूली हुई बॉडी रहेगी, फूला हुआ रहेगा सब कुछ। एंड स्वेलिंग ऑफ बॉडी पार्ट आर सीन, यानी जो फूले हुए बॉडी पार्ट हैं वो भी रहेंगे। तो ये अपीयर होते हैं क्वाशिकर में लाइक मैरस्मस, यानी मैरस्मस में जो चीज़ शो हो रही होती है वो क्वाशिकर में भी अपीयर होगा। अब देखिए कौन कौन से ऐसे चीज़ है जो मैरस्मस में भी हो रही है और क्वाशिकर में भी हो रही है। तो इट ऑल्सो शो वेस्टिंग ऑफ मसल्स, यानी इसमें मसल्स भी वेस्ट हो रहा है। वेस्ट का मतलब क्या है? मसल्स का थिनिंग ऑफ लिम्स वेसल्स होंगे, थिनिंग ऑफ लिम्स हो रहा होगा। इमेसिएशन, ही बहुत थकावट होगी, बहुत दुबला पतला इंसान होगा। लॉस्टिंग ऑफ मसल्स वीक हो रहे होंगे। फेलियर ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, यानी जो ब्रेन का डेवलपमेंट है, ब्रेन की ग्रोथ है वो भी फेलियर हो जाएगी। तो क्वाशिकर तो और ज़्यादा खतरनाक है, इसमें तो ये चीज़ें हो रही हैं लेकिन साथ में ये भी यहाँ पे स्वेलिंग है, वहाँ पे स्वेलिंग भी आ जा रही है और अंडर द स्किन सम फैट भी आ जा रहा है, एक्सटेंसिव एडेमा आ जा रहा है। तो ये एक नया पॉइंट है जो क्वाशिकर में आया इंक्लूड है। और क्वाशिकर में ये भी चीज़ होती है लेकिन इसके साथ साथ ये भी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट इतने